बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की, जिनकी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूर कर ली है। वज़ीर आज़म को दरख्वास्त वजारत दिफा की जानिब से भिजवाई गई थी। बिल्कुल, यहाँ हम खबर सामने आई है, इस आम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जिनकी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूर कर ली है। वज़ीर आज़म को दरख्वास्त वजारत दिफा की जानिब से भिजवाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त की समाअत शुरू हो गई है। वजारत दाखिला के मुताबिक इमरान खान 24 मई से डी चौक जाने की कॉल दे रहे थे। ये बात रिकॉर्ड से साबित है। इमरान खान अदालती हुक्म से आगाह थे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, तो अब ये बात सामने आ रही है कि ये बात रिकॉर्ड से साबित है कि इमरान खान अदालती हुक्म से आगाह थे, उसके बावजूद ये कॉल दे रहे थे। देखिए, वजारत दाखिला के वकील का तो यही मौक़िफ़ था सुप्रीम कोर्ट में कि इमरान खान ने इससे आगाह थे। 24 मई से ही वो कह रहे थे डी चौक जाना है। उसके बाद असद उमर ने एक रात को असद उमर के कहने पर वकला ने यकीन दहानी कराई कि पीटीआई चुनाव से आगे नहीं आएगी, और 3 बजे असद उमर कंटेनर पर मौजूद थे जब इमरान खान ने डी चौक जाने का बयान दिया था। इस पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि इस बात का क्या सबूत है कि असद उमर ने इमरान खान को अदालती हुक्म से आगाह किया था, क्योंकि हुकूमत अगर फौजदारी कार्रवाई करना चाह रही है तो इसके तकाज़ों को भी समझा। जो ट्विटर अकाउंट्स की स्क्रीन शॉट और जो वीडियो पेश की जा रही हैं, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाज़ाब्ता फैसले भी मौजूद हैं, उनको भी मद्देनजर रखकर ही जो वफाकी हुकूमत है वो अपने दलाइल का आगाज करे। तमाम जो वज़ारत दाखिला के वकील हैं सलमान असलम बट, उनकी जानिब से ये कहा गया कि फिलहाल तो शो कॉज नोटिस जारी करने के लिए वादी नजर में केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी फैसला अदालत के ऊपर मुनहसर है कि वो क्या फैसला करती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि गुज़श्ता कुछ अरसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत कुछ कहा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का नोटिस नहीं लिया, क्योंकि जो तौहीन अदालत का कानून है ये बेसिकली अदालती फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए है, ना कि लोगों को सजा देने के लिए। अब इस वक्त समाअत भी जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहना है कि क्योंकि जुमा है और नमाज का वक्त होने वाला है, इसलिए आइंदा हफ्ते इस केस की मजीद समाअत की जाएगी। ठीक है, समाअत अभी जारी, लेकिन आइंदा हफ्ते इस केस की मजीद समाअत की जाएगी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आपको ये बता दें कि अदालत इमरान खान के कितने मुतज़ाद बयान को दरगुजर करेगी, इसी सवाल पर, इसी जो तमाम तर ये मामला है, इस पर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अदालती हुक्म से पहले के बयानात और इरादे का मुकदमा से ताल्लुक़ है, क्या ताल्लुक़ है, ये सवाल किया गया है। हुकूमत फ़ौजदारी कार्रवाई चाहती है तो इसके तकाजे भी समझे। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हैं, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। और साथ ही आपको बताएं कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त कोई यकीन दहानी नहीं कराई थी, ऐसा भी कहा गया। साबित करना होगा कि इमरान खान की हिदायत पर यकीन दहानी कराई गई है। जस्टिस एजाजुल अहसन की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। रियासती इदारों के खिलाफ ट्वीट्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम स्वाति को बलूचिस्तान में दर्ज मुकदमे में भी गिरफ्तार कर लिया गया। बलूचिस्तान पुलिस सेनेटर आजम स्वाति को लेकर कोयटा चली गई। रियासती इदारों के खिलाफ ट्वीट्स के इल्जाम में गिरफ्तार सेनेटर आजम स्वाति FIA साइबर क्राइम के पास रिमांड पर थे। FIA ने आजम स्वाति को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने की इस्तदा कर रखी थी। बलूचिस्तान पुलिस ने इसी इल्जाम में आजम स्वाति के खिलाफ दर्ज मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ लेकर कोयटा चली गई। रियासती इदारों के खिलाफ ट्वीट्स पर आजम स्वाति के खिलाफ मुल्क भर में तकरीबन 50 FIR दर्ज हैं। पीटीआई को सपोर्ट मिली तो जनरल बाजवा ठीक, अब कैसे खराब हो गए। जनरल बाजवा पर पीटीआई के हलकों से होने वाली तनकीद पर मोने सलाही का रद्द अमल आ गया। एक इंटरव्यू में कहा, सोशल मीडिया पर एक तबका जनरल बाजवा पर तनकीद में मसरूफ है। ये वही बाजवा साहब हैं जिन्होंने समंदर का रुख पीटीआई के लिए मोड़ा था, अब उन पर तनकीद की जा रही है। मोने सलाही ने पीटीआई वालों को टीवी पर मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। तो ये तमाम तर मामला है और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं मंसूर अली खान साहब। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पे आपने सुना होगा, और मोने सलाही के इस दावे से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि पंजाब असेंबली तोड़ने के मामले पर परवेज़ इलाही और इमरान खान एक पेज पर हों, और इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि कुछ लोगों ने इनको कहा है कि ऐसा ना करें। देखिए, 4 मुख्तलिफ बातें निकलती हैं मुन्ना सलाही साहब के इस बयान से जो उन्होंने कल रात को एक प्रोग्राम में किया है। एक बात तो ये है कि मुन्ना सलाही जो है वो बड़ा सोच समझ के इंटरव्यू देते हैं, और उस इंटरव्यू के अंदर ये खास तौर पे ये बात कहना, इतना बड़ा इंकशाफ करना, इसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी रिस्पेक्टफुल है कि इस मौके के ऊपर उन्होंने इस तरह की क्यों बात की है, और जिसकी वजह से ये फील होता है कि सब कुछ जो है वो इस पंजाब हुकूमत के इत्तेहाद में सब कुछ ठीक नहीं है। इमरान खान साहब शायद किसी और पेज पे हैं, और परवेज इलाही साहब और उनका खानदान जो है वो शायद किसी और पेज पे हैं। दूसरी बात ये कि मुन्ना सलाही ने जो कुछ कहा है उसके बाद ये पता लगता है कि
इमरान खान साहब अपने जलते जुलूसों में मीर जाफर मीर सादे के जो नारे मारते रहे हैं, आखिर उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उनको जितनी सपोर्ट चाहिए थी वो नहीं मिल सकी थी, लेकिन सपोर्ट फिर भी मिली है उनको, और आखिरी वक्त तक बाजवा साहब ने जो है इनको सपोर्ट किया है। और तीसरी बात ये कि ये जो कहा जाता था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमतें बनी वो पूरी तरह जमहूरी हुकूमतें थी, मुन्नस सलाही साहब ने मेरे ख्याल में उसके ऊपर से भी पर्दा उठा दिया है और क्लियर कट ये बताया है कि नहीं, जनरल बाजवा जो है वो किस तरह पीटीआई की हुकूमत बनाने में और किस तरह हुकूमत को चलाने में सपोर्ट करते रहे। और चौथी बात जो इस इंटरव्यू से, इन लाइनों से निकलती है, वो ये बात पता लगती है कि पहले अगर इमरान खान साहब चाहे उनके ऊपर कितने ही किसी के एहसानात क्यों ना हो, अगर उनसे इख्तलाफ हो जाए तो उसके बाद इमरान खान साहब या उनकी जमात जो है उस शख्स के खिलाफ ट्रोलिंग करने के हवाले से, गालम गलौज करने के हवाले से पीछे नहीं हटती। तो मुन्नस सलाही और परवेज इलाही साहब को भी मेरे ख्याल में ये एक सिग्नल है कि अगर आज बेशक आप इस जमात के साथ, इस पार्टी के साथ, इस रहनुमा के साथ हैं, अगर कल को आपने इधर उधर होने की कोशिश की तो फिर आपका अंजाम भी वही हो सकता है जो जनरल बाजवा के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने किया है। सही, ठीक है, हमारे साथ आप मौजूद थे, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दावा किया है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं और तोशाखाना केस में नाअहल भी हो सकते हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियाँ अगर टूटी और इंतखाबात हुए तो इलेक्शन में लड़ेंगे, ना टूटी तो पंजाब और केपी में अदम एतमाद लेकर आएंगे। उनके पास केपी में सीटें मौजूद हैं लेकिन थोड़े दोस्त गुमराह हैं, उन्हें वापस लाना है। पंजाब असम्बली तहलील करनी है या इस्तीफे देने हैं? तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी भट्ट, अपडेट कीजिए। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो 90 शाहरा पर होगा और इमरान खान जो है इसकी सदारत करेंगे। देखना यह है कि क्या इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास की सदारत करते हैं या वो ख़ुद ज़मान पार्क से 90 शाहरा पर जाएंगे। इस इजलास के अंदर पंजाब असम्बली की तहलील या इस्तीफ़ों के हवाले से मामला देखा जाएगा कि इसके ऊपर क्या करना है, क्या असम्बली की तहलील करनी है या इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल करना है या तहरीक अदम एतमाद का सामना करना है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर गौर होगा। और इमरान खान जो है कल जो चौधरी परवेज इलाही के साथ उनकी मुलाकात हुई उस बारे में भी पार्टी अरकान को एतमाद में लेंगे, क्योंकि जो ज़राया उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग काफ की जानिब से और ख़ुद PTI के अरकान की जानिब से ये तजवीज़ आई है कि असम्बलियाँ तहलील ना की जाएँ, मामला को भी चलने दिया जाए ताकि और तहरीक अदम एतमाद का सामना किया जाए, क्योंकि नून लीग के पास वो अददी अक्सरियत नहीं है जिससे वो तहरीक अदम एतमाद जो है अब करवा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रहनुमा पीपल्स पार्टी लतीफ़ खोसा का कहना है कि पंजाब में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं है, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, ऐसा कुछ भी किया गया तो अदालत उठाकर बाहर फेंक देगी। राज के सर के चांसेस होते हैं? गवर्नर राज का तो कोई इम्कान है ही नहीं, ना तो आर्टिकल 232 में कोई उसकी गुंजाइश बनती है, ना 234 में गुंजाइश बनती है, ना कोई वहाँ ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन है, ना कोई इतनी टर्बुलेंस है वहाँ की, गवर्नेबल ही नहीं है सूबा। तो वो तो बड़ा महदूद दायरा होता है। ये कोई बादशाह थोड़ा है कि जाके उठा के तोड़ दें इस तरह असेंबली। वो 58(2)B जब से ख़त्म हुई है वो अख्तियार एग्जेक्टिव में ख़त्म हो गया है, हेड ऑफ द स्टेट में या हेड ऑफ द प्रोविंस में, वो अख्तियार ही नहीं है। अगर करेंगे भी तो अदालत उठा के बाहर फेंक देगी, वो गवर्नर राज नहीं लग सकता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के ऐवान में PTI और इत्तेहादियों की तादाद 96 है, जबकि अपोजिशन के पास 48 अरकान मौजूद हैं। भारी अक्सरियत के बावजूद PTI को नाकामी का डर है। वज़ीर आला महमूद खान के पार्टी अरकान से राब्ते कल होने वाले पार्लिमानी पार्टी इजलास की दावत दे दी। सूरत हाल क्या है ये जान लेते समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। जी सज्जाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, हम अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कुल 145 का जो है ऐवान मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जो है 93 नशिस्तें हैं, उसके साथ एक काफ लीग और 2 जो है आज़ाद रुकन मिला के उनकी तादाद जो है 96 बनती है, जबकि अपोजिशन जमानों की तादाद जो है इसी तरह 48 बनती है और एक आज़ाद रुकन जो है फैसल जमाल वो जो है पाकिस्तान से मफरूर है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा पार्टी पोजीशंस के हवाले से तो कुछ अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे हैं भी है जो कि नाराज़
नाराज़ हैं और अपोजिशन का ये दावा है कि वो अरकान उनके जो है साथ जाएंगे अगर अदम एतमाद जो है पेश होती है। खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद के लिए अपोजिशन को 73 का जो है फिगर वो दरकार है। अगर 73 अरकान वज़ीर आला के ऊपर अदम एतमाद तहरीक में सामने आते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो है मसला दरपेश आ सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो असम्बली तहलील करने के हवाले से तो कल जो है पार्लिमानी पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में जो है इजलास भी तलब किया गया है और सूबाई तर्जुमान जो है बैरिस्टर सैफ उन्होंने भी यही कहा था कि पहले जो है पंजाब की असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी, उसके बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा का असम्बली जो है तहलील की जाएगी। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को बहाल कर दिया है। अदालत ने सर्विस ट्रिब्यूनल के खुसूसी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। गुलाम महमूद डोगर की बहाली के बाद इमरान खान हमला केस की तहकीकात करने वाली GIT भी फाल हो गई है। गुलाम महमूद GIT के सरबराह हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के रूबरू दलाइल देते हुए वकील आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि गुलाम महमूद डोगर को फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने बहाल किया था। बाद में सर्विस ट्रिब्यूनल के ही 2 रुकनी बेंच ने बहाली का फैसला मुअत्तल कर दिया। ट्रिब्यूनल के 2 रुकनी बेंच का फैसला दूसरा 2 रुकनी बेंच मुअत्तल नहीं कर सकता। हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त भी ट्रिब्यूनल में ज़ेर इल्तवा है, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि ट्रिब्यूनल का एक बेंच दूसरे बेंच का फैसला कैसे मुअत्तल कर सकता है। खुसूसी बेंच ने एक जानिब कहा दरख्वास्त कबल अज़ वक्त है, साथ ही हुक्म भी मुअत्तल कर दिया। बरतानिया से रिकवर फंड्स की बहरिया टाउन मुंतकली के केस में अहम पेशरफ सामने आई है। नैब को इमरान खान काबीना के 3 दिसंबर 2019 के इजलास से मुताल्लिक मुतादिद गवाहियाँ मिल गईं। शहजाद अकबर ने काबीना में क्या ब्रीफिंग दी, रिकॉर्ड कैसे सील हुआ, नैब को सब पता चल गया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, अपडेट कीजिए। देखिए, ये शहजाद अकबर, मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ नायब रावलपिंडी तहकीकात कर रहा है मुजरमाना एतमाद शिकनी की, जिसमें अहम कामयाबी मिली है तफ्तीशी टीम को, क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो काबीना में इमरान थे उनकी गवाहियाँ जो है वो नैब को मिलना शुरू हो गई हैं। फैसल वावडा के अलावा भी कुछ दीगर वज़रा जो है वो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो शामिल तफ्तीश हो गए हैं और उनके बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं, जिन्होंने बता दिया है कि 3 दिसंबर 2019 की जो काबीना मीटिंग थी उसमें हुआ क्या था और रिकॉर्ड सील करने से पहले शहजाद अकबर ने क्या ब्रीफिंग दी थी। ये सारी अब जो उनकी गवाहियाँ हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी गई हैं। हमारे ज़राए का ये कहना है कि जो MQM उस वक्त इत्तेहादी थी इमरान खान की और PTI हुकूमत में, उसके जो वज़रा थे वो शामिल तफ्तीश हो गए हैं। उनके बयानात जो हैं वो नैब ने कलमबंद कर लिए हैं और अब उनकी रोशनी में ही इस केस को मजीद आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब अगर शहजाद अकबर वापस नहीं भी आते तो उनके खिलाफ इतने शवाहिद नैब ज़राए का ये दावा है कि मुकम्मल हो गए हैं कि उनके खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो दायर हो सकता है। इन तमाम वज़रा को नोटिस जारी किए गए थे। पहले हमने देखा था कि पहले नोटिस इस बार कोई पेश नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद फैसल वावडा पेश हुए थे। इसके बाद दीगर जो वज़रा थे उनमें किसी को उसने अब बयानात कलमबंद करवा दिए हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अद्वियात की किल्लत क्यों, मामले की तफसील जानिए कुछ देर बाद। एक और अहम मामला जो अभी तक हल ना हो सका, गुजरांवाला की तारीख का भयानक वाकया। इंसानी सर मिला है जिसके धड़ का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। किसी थाने में FIR कटी, ना ही गुमशुदा शख्स की कोई तस्वीर मिल सकी है। इसी पर मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। मैं उस मुकाम पर खड़ा हूं जहां कुछ दिन पहले एक इंसानी सर को दफनाया गया। गुजरांवाला के सबसे भयानक वाकया में क्या हुआ बताता हूं। 14 जुलाई 2022 फतोमंड चौक के करीब से एक इंसानी सर मिलता है जिसने शहर में खौफो हरास फैला दिया। एक इंसानी सर जिसे पहले किसी शातिर मुलजिम ने पानी से साफ किया और फिर कचरे में डाल दिया। इसका जल्द अज जल्द पता चलना चाहिए कि इसका कातिल कौन है। खौफनाक मंजर था और ये सार इधर पड़ा हुआ था। किसी ने बड़े आराम से जो है ना सर काट के फेंक दिया था इधर, और ना अभी तक कातिल और मकतूल का दोनों का नहीं पता चल सका। पुलिस के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ थानों से मालूमात ली गई। किसी थाने में FIR मिली, ना ही गुमशुदा शख्स की तस्वीर मैच हुई। लावारिस कहकर सर को कब्रिस्तान में अमानतन दफना दिया गया। हमने इसका जो है वो केस रजिस्टर कर दिया हुआ है और पुलिस जो है मकामी थाने की और सब हम मिलकर इस पे हमने मुख्तलिफ एंगल से ट्रेस करने की कोशिश की है, तो हमें इसके अभी तक गुरसा नहीं मिल सके। अभी तफ्तीश जारी ही थी कि अचानक पुलिस को एक लीड मिलती है। सियालकोट रोड पर वाक़या मोटरसाइकिल शोरूम की छत से बगैर इंसानी सर के धड़ मिलता है। पुलिस ने सर और धड़ के सैंपल फॉरेंसिक के लिए लैब भिजवा दिए ताकि मालूम हो सके कि एक ही शख्स के हैं या नहीं।
गुजरांवाला के पुलिस रिकॉर्ड में अपनी नौयत का ये वाहिद केस अब तक हल नहीं हो सका। कैमरामैन आसिफ जान के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। वेलकम बैक। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की बात करेंगे, जिनकी कबल इस वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूर कर ली है। वज़ीर आज़म को दरख्वास्त वज़ारत दिफा की जानिब से भिजवाई गई थी। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल जाहिद गशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जाहिर साहब, अब हम देख रहे हैं कि दरख्वास्त अब मंजूर कर ली गई है, इससे मुतालिक क्या बताएंगे आप मजीद? देखें, पिछले हफ्ते के आखिर में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जो कि कोर कमांडर बहावलपुर हैं, उन्होंने अपनी अर्ली रिटायरमेंट के लिए दरख्वास्त दी थी GHQ को। GHQ ने जो लवाजमात पूरे करके वजारत दिफा को उनकी दरख्वास्त को भेज दिया था मंजूरी के लिए। वजारत दिफा ने उसकी हतमी मंजूरी दे दी। उसके बाद वज़ीर आज़म को उनकी दरख्वास्त भेजी गई थी। वज़ीर आज़म ने आज थोड़ी देर पहले उनका जो अर्ली रिटायरमेंट की रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट करके सदर पाकिस्तान को भेज दी है। हमारे ज़राए का ये बताना है, और फैमिली ज़राए हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के, उन्होंने भी इस बात की कंफर्मेशन दी है कि वो 10 दिसंबर तक एज ए लेफ्टिनेंट जनरल अपनी सर्विसेज जारी रखेंगे। उसके बाद वो रिटायरमेंट उनको मिल जाएगी, वो उनको रिलीज कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ हैं। कोई भी आर्म फोर्सेस का जो अफसर होता है वो रिज़ाइन करता है, अपने मुतल्लिका महकमे को दरख्वास्त देता है। उसके बाद महकमा वजारत दिफा को उनकी दरख्वास्त फॉरवर्ड कर देता है। वजारत दिफा अगरचे उनका एक्सेप्ट कर चुकी है ये रेजिग्नेशन, ये दरख्वास्त, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी होती है, वज़ीर आज़म को भिजवाया जाता है। फिर वज़ीर आज़म हतमी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भेजते हैं। तो इस तरह से जनरल फैज़ हमीद 10 दिसंबर तक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फैज रहेंगे। उसके बाद रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट के साथ उनको जाने की इजाज़त होगी आर्म फोर्सेस से। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये प्रोसीजर जब मुकम्मल होगा उसके बाद ही ये तमाम तर चीज़ें और क्लियर भी हो जाएंगी। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका। लाहौर समेत मुल्क भर में अद्वियात की किल्लत दूर ना हो सकी। अमराज कल्ब, कैंसर, शुगर, यरकान समेत दर्जनों बीमारियों के अद्वियात मार्केट से गायब हैं। तिब्बी आलात की भी शदीद कमी हो गई है। मरीजों को अद्वियात ना मिलने पर जान के लाले पड़ गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल उमर। जान बचाने वाली दर्जनों अद्वियात की किल्लत। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीतिस की अद्वियात मेडिकल स्टोर से गायब। कैंसर, पीले यरकान, टीबी की दवाइयाँ भी दस्तयाब नहीं। दमा, बुखार, सरदर्द की अद्वियात, खांसी के शरबत भी नापैद। मरीज और इनके लवाहिकीन मेडिकल स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर। दरामद में मुश्किलात के बाइस तिब्बी आलात की भी कमियाबी। सर्जरी के मुख्तलिफ आलात निजी और सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब ही नहीं। LC ना खुलने पर बैरून मुल्क से आने वाली तिब्बी मशीनरी भी ना पहुंच सकी। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद वफाकी हुकूमत पर बरस पड़ी। मेडिकल के शोबे से ताल्लुक है मेरा। मैं बतौर मिनिस्टर इस वक्त मैं आपको क्या बताऊँ मेरी कितनी LCs इस वक्त रुकी हुई हैं, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। यानी मैं ऑर्डर नहीं कर सकती अपना इक्विपमेंट, मैं अपना ऑर्डर नहीं कर सकती अपनी चीज़ें, इस वजह से कि पैसे कोई नहीं है। अद्वियात ना मिलने पर शहरी परेशान। उनका कहना है कि मेडिसिन की किल्लत भी रोग बन गई है। अंदर से भी नहीं मिलती, बाहर से भी नहीं मिलती, जलील होना पड़ता। कोई कहते हैं दवाइयाँ लाओ, बाजार से लाओ, बाजार से लेने आते हैं तो कहते हैं है नहीं। मैं खुद रात की ब्लड प्रेशर की गोली ढूंढ रही हूँ, मुझे देते ही नहीं है, कहते हैं है ही नहीं, है ही नहीं। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक खाम माल महंगा होने के बाइस अद्वियात को ड्रैप के मुकर्ररा रेट्स पर फरोख्त करना मुमकिन नहीं। अद्वियात की कीमतों पर वजीर आजम पाकिस्तान ने कमेटी तश्कील दे दी है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। तो इस अहम मामले पर दानियाल उमर की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है, और इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर दानियाल ही मौजूद हैं। दानियाल, ये जो अभी खबर चली है, एक तो ये खबर, और अब जो ये खबर है कि सियासी अदम इस्तेहकाम या माशी हालात की ख़राबी, पाकिस्तान में काम करने वाली मारूफ बैनुल-अक़वामी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उन्होंने बिजनेस ऑपरेशन यहाँ पर मुनक़ता कर दिया है। एक तो ये बताएगा कि ये लिंक करती है, दूसरा कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान से जाने का फ़ैसला किया है, और क्या सप्लाई भी मुतासर हो रही है अद्वियात की?
देखिए रवामा, ऑलमोस्ट 3 कंपनीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, जिनके अंदर अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनी है एलाई लिली, जिनका एक बहुत बड़ा शेयर है पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज़ मेडिसिन बनाने का, और दुनिया भर में ये बहुत मारूफ इंसुलिन ह्यूमिलिन भी तैयार हैं। इन्होंने पाकिस्तान से ऑपरेशंस ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। इसी तरह एक कंपनी है फ्रांसिस काबी, जिसका ताल्लुक़ जर्मनी से है, और फ्रांस की एक कंपनी है सनोफी, जिन्होंने अपना प्लांट जो है वो पाकिस्तान में फ़रोग किया है। अपने मैक्सिमम शेयर्स जो है वो यहाँ की एक लोकल कंपनी को दे दिए हैं। इन कंपनियों के जो नुमाइंदगान हैं, इनसे जब हमने रब्ता किया, हमारी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि चूँकि ख़ाम माल जो है वो पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता, 90% से ज़्यादा ख़ाम माल जो है वो बाहर से आता है, और अब चूँकि डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, तो जो ड्रैप के मुकर्रर करदा रेट्स हैं उन पर अद्वियात तैयार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ ये भी देखने में आया है कि चूँकि जो ये बड़ी कंपनियां हैं जिनके अंदर ये कैंसर की मेडिसिन तैयार कर रही हैं, एनेस्थीसिया की बेहोश करने वाली जो अद्वियात होती हैं सर्जरी के दौरान, वो तैयार कर रही हैं। इसी के साथ साथ जो गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं उनकी अद्वियात ये कंपनियां जो है वो तैयार कर रही हैं। शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए चूँकि इंसुलिन तैयार करी हैं, तो इन्हीं की 3 बड़ी अहम कंपनीज हैं जिन्होंने ये फैसला किया है। अपडेट कर रहे थे आप, बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 657 रन का पहाड़ खड़ा करके ऑल आउट हो गई। ये जनूबी एशिया में इंग्लैंड का एक इनिंग्स में सबसे बड़ा स्कोर है। हैरी ब्रोक ने 153 रन बनाए, जैक क्रॉली ने 122, बेन डकेट ने 107 और रॉली पॉप ने 108 रन बनाए। लेग स्पिनर जाहिद महमूद ने 235 रन देकर 4 शिकार किए, जबकि नसीम शाह ने 3 और मोहम्मद अली ने 2 विकेटें ली। खाने के वक्फे पर पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 17 रन बना लिए। सियालकोट का सब्जी फरोश भी फुटबॉल वर्ल्ड कप के बुखार में मुब्तला है। बुजुर्ग शही से मुलाकात करा रहे हैं शहजाद अहमद। मैं सब्जी फरोश करता हूँ, और सब्जी फरोश के साथ साथ ना मैं फुटबॉल के करतब भी करता हूँ। फुटबॉल देख के, मेरे करतब देख के लोग बहुत खुश होते हैं, मैं उनको देख कर बहुत खुश होता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है ना, सब्जी फारग होता हूँ मैं फुटबॉल की ग्राउंड में चला जाता हूँ, वहाँ पे मैं फुटबॉल खेलता हूँ। इनको चाहिए DFA को कि यहाँ पे अच्छी एकेडमी बनाएं, अच्छी ग्राउंडें बनाएं, तो फंड जो भी आता है ना ये फुटबॉल के ऊपर लगाएं, ग्राउंडों में ऊपर लगाएं, फुटबॉल के ऊपर लगाएं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, फुटबॉल यहाँ पे अच्छा होना चाहिए।